अश्विनी कुमार आप सभी का अपने प्यारा सा चैनल सत्य क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। हम इसके पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो मैंने किया है जो संख्या के बारे में है कि संख्या क्या है, अंक क्या है, संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, ये सब के बारे में हम सब जाना। हमने ये भी जाना कि कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन सम संख्या और कौन विषम संख्या। आज हम सब पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या जानने के बाद है ना, हम ये भी जानेंगे कि आज संपूर्ण संख्या क्या है। तो इसके बारे में हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे कि छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका हम इस विधि में आज कब्जर करेंगे। फिर इस वीडियो में आज हम सब जानेंगे। आइए देखते हैं कि पूर्णांक यानी इंटीजर क्या है। तो अगर अपनी भाषा में बताया जाए कि जो पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, एक तरीके का पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण का मतलब हुआ कि उसमें डेसिमल से नहीं लेना देना है, ना फ्रैक्शन से लेना देना, ना भिन्न के रूप में हो, ना दशमलव के रूप में हो, ना रूट के रूप में हो। अरे सीधा सी बात हुई कि वो ऐसी संख्या जो पूरा पूरा हो, जैसे 1, 0, 5, 8, 7, 9। ये नहीं कि 9.5, 9.3, √3, नहीं, ऐसे नहीं। वे सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। वे सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं जो अपने आप में पूर्ण हो, यानी पूरा हो। जैसे 8, 7, 6। हाँ, इसमें यह है कि पूर्ण संख्या पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो ऋणात्मक हो या तो धनात्मक हो। और 0 तो है, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक हो, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो हम सब पूर्णांक के बारे में यानी इंटीजर के बारे में जो है एक संख्या रेखा से जान रहे हैं कि क्या है। जैसे मान लेते हम संख्या रेखा के बीच में एक 0 डालते हैं, यानी जहां से शुरू होगा प्रारंभ बिंदु। इधर की जो दाएं तरफ की जो दूरी होगी, यानी दाएं तरफ की जो दूरी होगी, दाएं तरफ की जो दूरी है, दाएं तरफ की ओर अगर हम बढ़ते हैं यानी दूर जाते हैं, दाएं तरफ की ओर अगर हम चलते हैं और लिख देते ज्यादा अच्छा, तो धनात्मक होता है। कोई भी डिस्टेंस क्या होगा, धनात्मक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवीजन। अगर हम बाईं ओर चलें, बाईं ओर, बाएं तरफ की ओर, तो हम देखते हैं ये तो 0 है आपका। तो ये इधर जो होता है सब ऋणात्मक होता है, नहीं माइनस चिन्ह लगा होता है। जैसे अगर हम बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर पॉजिटिव यानी धनात्मक अनंत तक जाएगा। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या की तरह होनी चाहिए जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक और 0 तीनों शामिल। कोई भी संख्या ले लीजिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ना दशमलव में नहीं होनी चाहिए, बटा में नहीं होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और रूट में भी नहीं होनी चाहिए। रूट से अगर बाहर निकल जाए, वो पूर्ण संख्या दिख रही है तो वो हो जाएगी, बट जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी उसे हम नहीं मानेंगे पूर्णांक। ऐसा ना, तो पूर्णांक कुछ खास नहीं है। आप ये सब कुछ बातें को याद रखिएगा कि पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक, धनात्मक एवं 0 तीनों होते हैं, बशर्ते दशमलव नहीं होना चाहिए। नहीं है ना, होता है कि माइनस में हम मान लेंगे 3.5, तो ये क्या पूर्ण संख्या है, पूरा पूरा है? नहीं, ये 3.5 है, यानी 3 के बाद आधा है। इसका मतलब ये पूरा नहीं है। हमें पूरी संख्या चाहिए, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी के बाद में आगे जाके हम, तो यहाँ से आपको समझ के रखना है कि इंटीजर वो होते हैं जो पूर्ण होते हैं, पूरा पूरे होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। जो दशमलव में हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए या रूट में हो जाए, वैसे संख्याएं को हम पूर्णांक नहीं कहते। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो जो एक पूर्ण संख्या हो, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में सबसे इंपॉर्टेंट आता है 0। 0 एक ऐसा पूर्णांक है, वो ना तो धनात्मक है वो और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 अगर किसी पूर्णांक में अगर 0 को जोड़ भी दे तो वो पूर्णांक चेंज भी नहीं होता है, ऑलरेडी प्लस के यानी प्लस ही है। अगर माइनस में भी 0 जोड़ दिया जाए तो ये -4 ही देता है।
यानी पूर्णांक जीरो एक ऐसा पूर्णांक है, जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो किसी पूर्णांक में जोड़ देने से भी वह संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित। ऐसा ना। अब हम संपूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि संपूर्ण संख्या क्या है। तो संपूर्ण संख्या क्या है, ये पता करने के लिए हम सबसे पहले जिस संख्या को पता करना है कि वो संपूर्ण संख्या है, उस संख्या का हम फैक्टर तोड़ते हैं, फैक्टर निकालते हैं कि उसका क्या क्या फैक्टर है। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल से 2, 3, 4, 5 और 6 का। फर्स्ट का हम फैक्टर तोड़ेंगे। इसका फैक्टर कौन है, 1 और ये 2। इसका 1 और 3, इसका 1 है, 2 है और 4 है। इसका 1 और कौन सा है, 5। इसका कौन कौन फैक्टर हो सकता है, 1, 2, 3 और 6। ऐसे ना। तो कहता है जिस संख्या को पता करना हो कि वो संपूर्ण संख्या है, यानी कंप्लीट नंबर, हमें पता करना है कि 2 एक कंप्लीट नंबर है या नहीं, 3 एक कंप्लीट नंबर है या नहीं, 4 एक कंप्लीट नंबर है या नहीं, 5 कंप्लीट है या नहीं, 6 संपूर्ण संख्या है कि नहीं। तो वैसे कंडीशन में हम सबसे पहले जिस संख्या को पता करना उसका हम फैक्टर निकालते हैं कि उसका कौन कौन सा फैक्टर है, और फैक्टर को हम फिर ऐड करते हैं और कुछ देखते हैं। जब हम इसके फैक्टर को हम ऐड करते तो क्या आया, 3 आया। इसके फैक्टर को जब मैंने ऐड किया, सॉरी 3, तो कितना आया, 4। इसके फैक्टर को जब मैंने ऐड किया, 1 2 इतना तो 7 आया। इसके फैक्टर को जब मैंने ऐड किया तो 6 आया। इसके फैक्टर को जब मैंने ऐड किया तो ये कितना आ गया, 12। तो कहता है कि जिस फैक्टर का योग फल, जिस किसी संख्या का अगर फैक्टर निकाले और उस फैक्टर को हम ऐड किया यानी योगफल प्राप्त किए, योग अगर उस संख्या से दुगना आ जाए, योग अगर उस संख्या से क्या आ जाए, दुगना आ जाए, तो हम उस संख्या को क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। सबसे पहले अगर आपको संपूर्ण संख्या के बारे में पता करना है तो संपूर्ण जिसके बारे में बोला, जिसके बारे में बोला जाए, जैसे हमें 2 के बारे में बोला गया कि 2 एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 का हम फैक्टर निकालेंगे कि 2 का कौन कौन सा फैक्टर है। फर्स्ट में फैक्टर निकाले 1 और 2। फिर 3 को पूछा गया कि क्या 3 एक फैक्टर है, तो 3 का भी हम फैक्टर निकाले, सॉरी 3 एक संपूर्ण संख्या है, उसे पता करने के लिए क्या करें, 3 का हम क्या निकाले, फैक्टर। 4 एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं, इसे पता करने के लिए 4 का हम फैक्टर निकाले। 5 एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं, उसे पता करने के लिए फैक्टर निकाले। 6 एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं, उसे पता करने के लिए हम क्या करना पड़ा, फैक्टर निकालना। कहता है फैक्टर निकालने के बाद जिस जिस संख्या को पता करना है उसके फैक्टर को आप योगफल ज्ञात करें, यानी ऐड कीजिए। मैंने योग क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया, उसके फैक्टर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर फैक्टर का योगफल उस संख्या से अगर दुगना हो, जिस संख्या को आपका पता करना हो, तो हमारा संख्या क्या था, 6, और आया फैक्टर का योगफल कितना, 12। तो वैसे संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती है जो जिस संख्या का फैक्टर का योगफल दुगना हो जाए उस संख्या से, तब वह संख्या क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। 2, 3, 4, 5 की बात करें, 1 से लेके 6 तक में देखा गया अभी तक, तो एक ही संख्या है 6 जो एक संपूर्ण संख्या है। अगर आप बात करें 7 की तो आप 7 की निकाल सकते हैं। 8 की बात करें तो आप 8 का निकाल के देख सकते हैं, 9 का देख सकते हैं, 10 का देख सकते हैं, और 9 के बाद 10 के बाद 11 का देख सकते हैं। आप करके ऐसा देख सकते हैं। जब हमने इसका फैक्टर निकाला तो इसका 1 और 7 है। इसका फैक्टर का मतलब कि किस किस संख्या से वो विभाज्य हो रहा है। हाँ, फैक्टर का मतलब ये नहीं कि कुछ और, फैक्टर का मतलब गुणनखंड नहीं हो रहा है। गुणनखंड एक अलग चीज है, फैक्टर अलग चीज है। फैक्टर का मतलब किस किस से वो पूरा पूरा कट रहा है। अब अभाज्य गुणनखंड में तो हम अभाज्य गुणनखंड से लगाते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं, वो प्राइम फैक्टर अलग चीज होता है, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये जो है आपका वो प्राइम फैक्टर है, बिकॉज क्योंकि हम प्राइम नंबर से फैक्टराइज कर रहे हैं, उसे फैक्टर बना रहे हैं सिर्फ प्राइम नंबर से, ऐसा ना। यस, बट यहाँ फैक्टर का मतलब हुआ कि जो संख्या है सब वो संख्या विभाज्य है, जो जिससे वो कट सकती है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। हम प्राइम फैक्टर नहीं निकाल रहे।
तो यहाँ से 1 से कट जाएगा, ये किससे कटती है? 2 से कट जाती है। और किससे कटते हैं? 3 से नहीं, 4 से कट जाती है। 5 से कटते हैं नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, तो 8 हो जाएगी। क्या फैक्टर के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी जिसे आप बढ़ते बोलते हैं। तो ये जो 9 किस किस से कटा? 1 से, 3 से, और किसके बाद 9 से एक ही बात। 10 की बात कर ले हम, तो 10 किस से कट रहा है? 1, 2, 5, 10, 11, 1 और 11 से। क्या हम सबको सम करके देख सकते हैं? ऑफकोर्स देख सकते हैं। आप सम करके देखिए क्या आ रहा है। इसका सम आया 8। इसकी सम की बात करें हम तो 4 2 6 1 7, 7 और 8 15, 13। इसकी सम की बात करें हम 15 2 17 1 18। इसकी सम की बात करें हम तो आया 12। क्या कोई है संपूर्ण संख्या? नहीं है। हमने बोला जिससे संपूर्ण संख्या पता करना हो, उस संख्या का फैक्टर निकालने के बाद उसके फैक्टर को हम योग करते हैं। योग करने पर फैक्टर का योगफल अगर दुगना आ जाए उस संख्या से, जिस संख्या का हम निकालना चाह रहे हैं या पता करना चाह रहे हैं, जिस संख्या के बारे में हम पता करना चाह रहे हैं, उस संख्या का पहले फैक्टर निकालेंगे कि वो उसका कौन कौन सा फैक्टर है। फैक्टर निकालने के बाद सभी फैक्टर को हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर यानी ऐड करने के बाद यानी योगफल जो है उस संख्या से अगर दुगना आ जाए तब हम कहते हैं कि वो क्या है? संपूर्ण संख्या। इसमें कोई भी संपूर्ण संख्याएं नहीं है। 1 से लेकर 10 तक की बात की जाए तो 6 एक संपूर्ण संख्या है। उसके बाद आप इसी तरीके से चेक करते जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है 20 तक में, 50 तक में, कि जो संपूर्ण संख्या है। आप 50 तक का याद रखिए कि ऐसी कौन सी संख्याएं निकालने के बाद कि कौन सी संख्या है जो क्या है? संपूर्ण संख्या है। मेरे हिसाब से अब यहां जाके 28 एक आती है जो संपूर्ण संख्या है। निकाल के देखते हैं क्या 28 बोल रहा है। 1 है इसका, 2 है, 7 है, 14 है, और ये खुद कौन सा है? 28 है। इसके अलावा तो इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। अब हम इसे जोड़ के देखना चाहते हैं। 1 + 2 + 7 + 14 + 28। क्या इसका दुगना आना चाहिए? आगे देखते हैं। 5 4 12, 12 7 19, 19 2 20, 21 1 22 आएगा ही नहीं। 56 नहीं आएगा। इसका मतलब 28 भी एक फैक्टर नहीं है, सॉरी संपूर्ण संख्याएं नहीं है। तो हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं 6 के बाद कौन सी है जो संपूर्ण संख्याएं आएंगी। आप चेक करके आइएगा कि कौन सी संपूर्ण संख्या है और हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ना कि 6 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या है, आप चेक करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसा ना देखना चाहते हैं कि आप बता पा रहे हैं या नहीं। तो लगभग संख्या की बात जो करते हैं हम, सम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और जो आप सबकी पूर्णांक संख्या हो गई, संपूर्ण संख्याएं हो गई, लगभग संख्या के बारे में हम सब जान गए। रूट संख्याएं, यौगिक संख्याएं, आपको पहले ही बताया गया कि अभाज्य संख्या को हम रूट संख्याएं भी कहते हैं और यौगिक संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को। सबसे छोटी भाज्य हमारी 4 थी, जबकि सबसे बड़ी भाज्य की बात करें तो हमें पता नहीं है, यानी अननोन है, हमें कोई ज्ञात नहीं है। हम देखते हैं जहां तक की बात करते हैं, किसी भी संख्या की छोटी संख्या के बारे में तो हमें नॉलेज होती है, बट बड़ी संख्या के बारे में नॉलेज नहीं होती। बिकॉज क्योंकि बड़ी संख्या के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते कौन सी संख्या बड़ी है, क्या पता उसके आगे भी कोई बड़ी संख्या आ जाए। तो जिस तरीके से एक होता है ना लिमिटेशन कि हम छोटे आदमी के बारे में बहुत सारी चीज की जानकारियां रखते हैं कि उसके पास क्या है, नहीं है, उसके पास कितना पावर है, उसके पास कितना पावर नहीं है। छोटे आदमियों के बारे में हम नॉर्मल पता लगा लेते हैं, बट क्या बड़े आदमी के बारे में हम पता लगा पाते हैं? जितना लगा पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है बड़ा, उससे कई गुना ज्यादा निकल जाता है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि छोटी चीज के बारे में यानी छोटी संख्याओं के बारे में हम कमेंट बाजी कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं। बट बड़े संख्या की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या के बारे में हम नहीं बता सकते, जब तक नहीं बता सकते जबकि कंडीशन ना हो। अगर कंडीशन आ जाए कि किसी के बारे में जानना है कि नहीं, आपको इतना दूर में ही जानना है, किसी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है
तो आपको एक शर्त दिया गया कि नहीं, आपको इतना रेंज तक में ये बातें आपको जाननी है, तब उतना बात उस रेंज तक आपकी बातें कुछ हद तक आप बता सकते हैं। बट मैथ एक ऐसी चीज है कि अगर आपको कंडीशन दे दी गई है तो आप उसके बारे में पूरी पूरी सुनिश्चित कर सकते हैं कि यहाँ तक हुआ तो इसका मान यही होना चाहिए, ऐसे ना। तो आज से याद रखिएगा कि सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्रकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो या संपूर्ण संख्या हो, कोई भी संख्या हो आपके लाइफ में, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो छोटी संख्या के बारे में आप कमेंटबाजी शौक से कर सकते हैं, बट बड़ी संख्या के बारे में कमेंटबाजी आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको कंडीशन ना दे, ऐसा ना। अगर हम बात करें एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको बताया गया था कि एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, 7। अगर आपसे बोला जाए कि एक अंक सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो एक अंक सबसे छोटी संख्या कौन है, प्राकृत संख्या 1 है। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो 10 है। 10 खाली प्राकृत संख्या ही नहीं है, पूर्ण संख्या भी है, सम संख्या भी है, ऐसा ना। बहुत सारे ऐसे संख्याएं जो है, भाज्य संख्या भी है। 2 अंक में सबसे छोटा भाज्य संख्या 10 ही आने वाला है, ऐसा ना। यस। तो एक संख्या बहुत तरीके के नामों से जाने जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक संख्या वैसे मैंने बोल दिया 2 तो 2 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, उसके बाद कोई नंबर ही नहीं, वो पूर्णांक भी है यानी इंटीजर भी है, इवन नंबर भी है, ऐसा ना। यस। तो एक संख्या के बहुत सारे नाम होते हैं, जिस तरीके से एक आदमी के बहुत सारे नाम होते हैं उसी तरीके से एक संख्या का भी बहुत सारे नाम होते हैं। अगर हम शुरू से बात करें तो हमारे पास जो अंक हैं वो 10 थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे संख्याएं भी कहते हैं, एक अंकों की संख्या कहते हैं। एक अंकों की संख्या हमारे मैथ में कितनी है, 10, जिसे हम अंक के भी नाम से जानते हैं, ऐसा ना। इसके बाद हम पढ़े संख्या कि अंकों की सहायता से जो बनते हैं वो बड़े बड़े संख्याएं कहलाती है। 1 2 3 4 भी एक संख्या है, बट ये एक अंकों की संख्या है। हमें 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या अगर बनानी हो तो हम संख्या को रिपीटेशन कर करके बना सकते हैं, या बिना 10 अंकों की संख्या बिना रिपीटेशन के भी बना सकते हैं, क्योंकि 10 अंक है हमारे पास। तो 10 अंकों की बात की, अगर बात करें 11 अंकों की, 12 अंकों की, तो हर हाल में कोई ना कोई अंक रिपीटेशन होगा ही होगा, ऐसा ना। यस। अगर हम अब बात करें बड़ी संख्या की, छोटी संख्या की, कैसे फाइंड आउट करें कि एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, तो हम 1 अंक और 2 अंकों की अगर हम बड़ी संख्या की बात करें या 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो पहले हम उसे महसूस करते हैं कि वो आती कैसे, मतलब वो है कैसे। उसके बाद हम फिर शॉर्ट में देख लेंगे कि उसका शॉर्ट तरीका कैसा होता है। चलते हम चलते बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या। सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या के बारे में जानेंगे। अब शुरू कहां से करते हैं, 1 से, प्राकृत संख्या से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक अंक की है, ध्यान समझिएगा, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या की बात करें तो आपको भी पता है 2 अंक कहां शुरू होगा, 10 11 12 डॉट 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 97 98 और 99, ऐसे ना। 97 98 और 99, ये 2 अंक होंगे। अगर हम 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, 100 से। 100 के बाद 101, ये कहां तक खत्म होगा, 997 998 और 999 यानी 999। अगर हम इसी तरीके से 4 अंकों की बात करें, सबसे छोटी संख्या यानी 999 के बाद 1000 हो जाएगा, 1001। इस तरीका से हम जाएं तो 9900 कितना, क्योंकि 10,000 पे पहुंचने वाला है। 9997, 9998, 9999। इस तरीका से कंटिन्यूस समझ लेंगे। तो क्या करना है, इसमें क्या देख रहे हो, इस समय एक अंकों की संख्या की बात करें तो एक अंक प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से। 0 नहीं लेना है, कौन संख्या से नहीं, गिनती कहां शुरू करता है, 1 से, यानी प्राकृत संख्या की बात करते हैं।
तो हम देखते हैं कि जब एक अंक की संख्या लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसमें देखा गया कि सबसे छोटी संख्या कौन आ रहा है, एक। इधर छोटी संख्या आ रही है, सबसे छोटी, ये नहीं की छोटी, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी कौन है, एक। क्या एक अंकों में देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन आया, 9, ये सबसे बड़ी आई। तो ये हुई सबसे छोटी संख्या और ये हुई सबसे बड़ी संख्या। अगर दो अंकों की बात करते हैं तो दो अंक में सबसे छोटा आपको कौन बना, 2 अंक, क्यों, क्योंकि 1 और 0 मिलके बना, तो ये 2 अंक है। ये 2 अंक की छोटी संख्या बनी और ये 2 अंक का बड़ी संख्या बड़ी। क्या 2 अंक से 99 से बड़ा 2 अंक में कोई है, 99 के बाद आपका 100 आता है। 100 जो है 3 अंकों से बनती है, यानी 3 अंकों की छोटी संख्या होगी। फिर 999 तक जाते हैं तो सबसे बड़ा ये हुआ। कहने का मतलब है कि जब बड़ी लिखनी हो तो आप याद रखेगा कि सबसे बड़ा एक अंक याद रखें, एक अंक में सबसे बड़ा कौन होता है, 9। तो नहीं, आपको बड़ी संख्या लिखना हो तो आप 9 का प्रयोग करिए। अगर आपको छोटी संख्याएं लिखनी, सबसे छोटी की बात करें, छोटी नहीं, अब क्वेश्चन के अनुसार अगर छोटी पूछे तो अलग हो जाएगा, कुछ अंक दिया हो तो। वो सबसे छोटी की बात करें हम, अगर आपसे पूछते हैं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे चाहिए, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक होगी। छोटी संख्या में तो 2 3 4 5 6 7 8 भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि 9 से छोटा है। सबसे छोटा में कौन आएगा, एक। दो अंकों की बात करें हम तो दो अंकों में सबसे छोटा कौन है, 10। छोटा तो 11 12 13 97 98 सब है, 99 से छोटा ही तो है, बट सबसे छोटा की बात करें तो 10 है और सबसे बड़ा की बात करें तो 99। तो अगर बड़ी संख्या लिखना हो तो आप याद रखिएगा जितने अंकों की लिखनी है उतना 9 डालना। जैसे एक अंक लिख के लिखनी थी 1 9, 2 अंकों की लिखनी थी 2 9, 3 अंकों की लिखनी है 3 को 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है 4 को 9। अगर आपको बोले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या कीजिएगा, 5 को 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 1 5, हो गया 99,999। ये 5 अंकों की क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या पर ध्यान देते हैं, एक अंक अगर छोटी संख्या लिखना था, अब तो एक अंक पुराना था तो एक लिख दिया, तो ये हो गया एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आपको 2 अंकों की बोला तो छोटी संख्या में आपको ध्यान रखना है, एक 2 अंक पुराना है तो बाकी 0। जितना अंक आपको पुराना है ध्यान से, जैसे हम इससे बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक में सबसे पहले छोटी संख्या बोला है तो 1, छोटा बोले 1, बड़ा बोले 9। 9 में कोई कॉमेंटबाजी नहीं है, 9 का 9 ही होने वाला है सब अंक। बट 4 अंकों की अगर छोटी संख्या बोला है तो सबसे छोटा अंक कौन है, जी 1। 1 के बाद 4 अंक पुराना है, यानी आप ऐसे मान लीजिए कि हमको 4 डब्बा बनाना है और 4 डब्बा में एक डब्बा से 1 भरा गया क्योंकि छोटी संख्या है। कितने डब्बा बचे, 3 डब्बा, यानी 3 0। कहने का मतलब है कि जितने अंकों को आपको पूछा जाए उतना पहले 1 डालना, उसके बाद देख लेना कि कितने अंक का पूछा, उससे 1 कम 0 देना। जैसे 1 कम 0 क्यों, क्योंकि आपका एक स्थान पर है जो 4 डिब्बा आपको भरना है, एक डिब्बा में तो आपका एक आके बैठ गया, आप कितने डिब्बा आपके पास वैकेंट है, खाली 3 डिब्बा, तो आपको 3 ही 0 देना। अब बोले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए छोटी बोल रहा है, छोटी जैसी बोलेगा सबसे पहले 1 धरेंगे, और हमें 5 अंक का पुराना है तो 1 डब्बा यहाँ देंगे, 1 2 3 4 5 अंक, 1 0, 1 पर कितने 0 हो गए, 4 0। अब जितने अंकों की छोटी संख्या लिखने की होती है उस 1 लिखने के बाद उससे 1 कम 0 देता है। जैसे 6 अंकों की तो 5 0 देंगे, 1 पर 5 0 देंगे, ये नहीं कि 5 0 सिर्फ नहीं। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 8 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी है आपको तो 1 लिखने के बाद 7 0 भर देंगे, ऐसे ना। ये तो 4 ही 0 है क्योंकि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आप दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आए तो आप कर दीजिएगा दूसरा तरीका आपके पास, कि 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या लिखना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की, 6 अंकों की। अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर लिखना है आपको तो क्या करिएगा, इस तरीका से तो आप घर बना सकते हैं 6, क्योंकि आपको 6 अंक पुराना है, 1 2 3 4, ये हुए 5 और ये हो गए 6। छोटी की बात किया तो सबसे पहले घर में 1 आएगा, बाकी जो आपके पास बचा हुआ है सब में 0 आएगा। कहीं तो बोले 1 लिखने के बाद 5 0 5 0 यही रहता 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अगर हम बड़ी संख्या की बात करें तो हमें 6 अंक पुराना है
तो पहले 6 घर देना होगा। 6 घर में अब सोचना है, बड़ी संख्या बोल रहा है, बड़ी, तो बड़े में क्या याद रखना है, 9, तो यानी 9 9 9 9 9 9, यानी 6 को 9, ऐसे ना। इस तरीका से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में पता करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक नया कंसेप्ट आपको है कि अगर एक अंकों की कितनी संख्या संभव है, ये क्वेश्चन और अच्छा है। ये क्वेश्चन तो खैर नॉर्मली सबको पता होती है, 6 क्लास के बच्चों को या 7 क्लास के बच्चों को, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं, एक अंकों की हम कितनी संख्या बना सकते हैं। तो आप सोचिए कि एक अंकों की अगर हम बात करें तो एक अंक का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 8, 7, 8 और 9, 10 तो 2 अंक की हो जाती है। तो क्या एक अंकों का आप कितनी संख्या बना पाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे ना, कितनी संख्या बना पाए, 9। इसे थोड़ा लॉजिकली समझिए। हमने पूछा एक अंकों की संभव कुल संख्या, संभव कुल संख्या, एक अंक की कुल संभव संख्या कितनी हो सकती है, आपसे पूछा गया कि एक अंकों की कुल संभव संख्या कितनी है, कितना हम संख्या बना सकते हैं एक अंक का प्रयोग करके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना सकते हैं बस। अगर आपसे यही पूछा दो अंकों की कुल संभव कुल संख्या क्या है, संभव यानी संभव जितना हो सकता है आपसे संख्या क्या है, तब क्या जानते हैं कि 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। 10 11 12 13 14 15 95 96 97 98 99, ऐसा ना 99 तक जा रहा है। तो अब सोच के देखिए कि अगर हम 1 से 100 तक लिखते हैं, अगर हम 1 से कहां तक लिखते हैं, 100 तक, तो इसमें 100 हो जाता। अब शुरू कहां से किए, 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो गायब है क्योंकि ये तो एक अंक का है, और यहां से क्या होता है 10, और ये होता है 99, ऐसे नो। तो एक यहां से गायब हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां से गायब हो गया, तो 9 यहां से गायब हो गया और एक यहां से गायब हो गया, यानी 100 को में 10 को घट गया तो कितना बच गया, 90, यानी 90 संख्याएं दो अंकों की संभव, 90 संख्याएं दो अंकों की क्या है, संभव। 3 अंकों की पूछे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम एक चीज देख रहे हैं लॉजिकली देखा जाए, फिर हम बताते हैं उसका विधि से कि 90 आया। उसी तरीका से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, 3 अंकों की संभव कुल संख्या, संभव कुल संख्या। तो अब क्या देख रहे हैं, पहला 9 था क्योंकि एक अंक का था, दूसरा 90 हुआ क्योंकि 2 अंक का था, तीसरा क्या होना चाहिए 9, ये तो 9 चल रहा है, 2 अंक का था तो 1 0, 2 अंक का है तो 3 अंक का है तो 2 0, 4 अंकों की कुल संभव संख्या क्या है भाई, 4 अंक की कुल संभव संख्या क्या है, तो क्या लिखेंगे, संभव संख्या क्या है, तो 9 दिखे, कितने अंकों की, 4 अंकों की, तो 1 2 3। इससे पता चलता है कि कुल संभव संख्या कितना है। जैसे अब 4 अंकों की मतलब है, 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों का मतलब कहाँ, 100 से शुरू होकर 999 तक अगर जाएगा, इसके बीच में 900 संख्याएं। ये हुआ 10 से लेकर 99 तक जाएगा, इसके बीच में 90 संख्या है। ये हुआ 1 से लेकर 9 तक जाएगा, इसके बीच में 9 संख्या संभव है। 4 अंकों की बात हुआ कि 1000 से शुरू होकर 9999 तक जाएगा, उसमें कितनी संख्या है, तो 9000 संख्या। संभव कुल कितनी संख्या है, 9000 संभव संख्या उसमें। उसी तरीके से 5 अंकों की अगर पूछ दे कि 5 अंकों की कुल संभव संख्या क्या है, कुल संभव संख्या क्या है, तब क्या लिखोगे, 9 लिखने के बाद 5 अंक पुराना है, 1 2 3 4, ऐसा ना, इतना अंक बनेगा, 90,000। 6 अंकों की कुल संभव संख्या कितनी होनी चाहिए, कुल संभव संख्या कितना होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9 लिखने के बाद 6 अंक पुराना है, 1 2 3 4 5, ऐसे ना, ऐसे तरीके हैं, शॉर्ट हुए हैं। मगर अगर हम इससे जानना चाहें विधि पूर्वक
तो अब क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर एक अंकों की कुल संभव संख्या, एक अंकों की कुल कितनी संभव संख्या है, जीरो को छोड़ते हुए, क्योंकि हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। जीरो को लेंगे तो 10 हो जाएगी, बट जीरो का क्या करेंगे, इग्नोर कर रहे हैं, नहीं पूर्ण संख्या नहीं ले रहे हैं, हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। तो एक अंकों की कुल संभव संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अब सोचिए 9 है। अब इससे क्या करें, पहले करते हैं बड़ी संख्या यानी 9 लेते हैं, फिर लेते हैं छोटी संख्या और ये दोनों को घटा के और हम एक जोड़ देते हैं। तो 9 में से एक गया 8, 8 में से एक जोड़ देते, क्या आ गया 9। अन्य फॉर्मूला क्रिएटिंग यहाँ हो रहा है समझने पर कि हाँ 9 है। अब 9 ऐसे कैसे लाया जाए, तो मैंने देखा बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटाया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जब मैंने घटाया तो आ गया 8। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जोड़ दिया जाए, और मैंने ऐसा सोच सोच के फिट किया कि एक जोड़ के अगर अगला में भी देखते हैं, तो 2 अंकों की बात करें तो 2 अंकों में 90 है, तो देखते हैं 2 अंकों की, पहले 2 अंकों की बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में क्या घटाना है, छोटी संख्या। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन होता है 99, छोटी संख्या कौन होता है 10, इसमें कितना जोड़ना है 1, घटाइए 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा और 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 90। 3 अंकों की अगर हम बात करें तो 3 अंकों में सबसे बड़ा 999 है आपके पास, 999 माइनस 100, ऐसा ना। फिर क्या करना, आपको एक जोड़ना है, तो आप घटाइए 9 9 और ये 8 बचा, जैसे आप एक जोड़िएगा ये 900 बन जाएगा, बन रहा है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, अंकों की कुल संभव संख्या अगर पूछे कि 6 अंकों की कुल कितनी है, तो आप याद रखिएगा जितने अंकों की पूछे उसके सबसे बड़ी संख्या माइनस उसके सबसे छोटी संख्या प्लस 1। इस तरीका से आप फॉर्मूला की विधि से भी याद रखिएगा। क्या बोला, 5 अंकों की कुल संभव संख्या, 5 अंकों की कुल संभव संख्या क्या होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या करना है, एक जोड़ देना है ना। 5 अंकों की 5 अंकों की कुल संभव संख्या अगर ज्ञात करना आपको, तो आप क्या करेंगे, 5 अंकों की कुल संभव संख्या अगर आपको ज्ञात करना कि 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी संभव है, तो आप क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आती है, 5 को 9 भी बताएं, बड़ी संख्या रहे तो 9 पर ध्यान देना है, और छोटी संख्या पर क्या बोलना है, 1 लिखने के बाद जितना रहे उससे कम 1 0, घटाने के बाद क्या जोड़ेंगे 1। अब देखिए 9, ये हो गया 9 यानी 2 2 4, यानी 4 को ये आ गया और 1 हो गया ये, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10 10 10 10, ये 9 पर 4 जीरो आया कि नहीं आया, यस। तो हम बोले ना जितने अंकों की बोले उससे पहले 9 लिखना, उसमें कम 1 0 दे देना, ये हुए संभव है संख्याएं। अब यही आपसे बोलता कि 4 अंकों की कुल संभव संख्या एवं 3 अंकों की कुल संभव संख्या का योगफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। बस योगफल क्या आएगा तो आप जोड़ दीजिएगा दोनों को। हमें पता है कि 3 अंकों की कुल कितनी है 900, और अगर ये 5 अंकों की बात करें या 4 अंकों की बात करें तो 9 पर 3 0। इसको जोड़ने कहेगा जोड़ देंगे, घटाने कहेगा घटा देंगे, घटाने का मतलब अंतर कहेगा तो अंतर कर देंगे, ऐसा ना। इस तरीके से हम संख्याएं के बारे में जानते हैं। आगे के सेशन में हम जानेंगे कि परिवर्तित संख्या है, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या है, परिवर्तित संख्या क्या है, अगले वीडियो में देखते हैं। आप इससे पीछे हमारे 3 लेक्चर हो गए संख्या अंक के बारे में, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब वीडियो पूरा कर दिया गया है आपको। पहले आप पीछे देख लें फिर इसे समझें, आशा है कि थोड़ा अच्छा होगा। आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।